Hello students, welcome you all to online classes of Science, Class 8, Chapter 4, Part 2. So, in our Part 1, we had studied about what are the materials, metals and non-metals, okay? Further, we have studied about physical properties of metals and non-metals, ductility, malleability, okay? Then we did some activities, okay? And also studied about the electrical conductivity of materials. Moving on to the chapter, we studied about chemical properties of metals and non-metals. In this, we did the test of the nature of rust and burning of sulfur powder. Besides this, we also did activity for testing of solution with litmus paper of burning of, when we burn the sulfur powder, then we checked its solution with the help of litmus paper. So it is acidic or basic. Then we found out that blue litmus paper turned red. This shows that non-metals are generally acidic in nature. Now, yeah, now I have shared the screen. So it would be better for you to understand. We also did the reaction with water, but I am continuing it again, repeating this topic again. Let us see how metals and non-metals react with water. अब हम देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं वो पानी के संग में कैसा रिएक्शन करते हैं. ओके, sodium metal is very reactive. It reacts vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated in the reaction. It is therefore stored in kerosene. आप क्या है कि सोडियम मेटल जो है ना वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन के संग में तो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन और पानी के संग में. और बहुत सारी इस जब रिएक्शन के टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारी हीट का जनरेशन होता है, इसलिए सोडियम मेटल को क्या करते हैं कि ना केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं, उसको हवा में खुला नहीं छोड़ते और पानी के संग में उस पानी के अंदर डाल के नहीं रखते, ठीक है, उसको केरोसिन के अंदर डाल के रखते हैं. अब हम देखते हैं, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग demonstration special care should be taken that the size of the sodium metal piece is roughly the size of a wheat grain. It should be held with a pair of tongs. अब क्या है कि हमें टेक 250 ml बीकर लो या एक ग्लास टम्बलर लो, फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, उसके आधे को क्या करो कि ना पानी से भर दो. नाउ केयरफुली कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल. अब सोडियम मेटल का छोटा सा एक टुकड़ा काटो. ड्राई इट यूजिंग फिल्टर पेपर एंड रैप इट इन अ स्मॉल पीस ऑफ कॉटन. अब क्या करो कि उसको है ना फिल्टर पेपर की सहायता से उसको सुखा दो और फिर उसको कॉटन के अंदर जो है वो लपेट लो. Put the sodium piece wrapped in cotton into the beaker. अब वो रुई में कॉटन में लिपटा हुआ जो इसका सोडियम मेटल का जो पीस था उसको ऐसे कैसे बीकर में डाल दो. अब आप ध्यान से देखो तो आप क्या देखोगे कि जब इसके अंदर ना रिएक्शन होने लगेगा, when the reaction stops, touch the beaker. जब रिएक्शन स्टॉप होता है तो बीकर को हाथ लगा के देखो. What do you feel? Has the beaker become hot? Test the solution with red and blue litmus paper. Is the solution acidic or basic? अब हमने क्या करना है कि उसको क्या है ना टच करके देखना है और फिर उसमें ना लिटमस पेपर से ना चेक करना है कि उसका जो सॉल्यूशन बना है वो एसिडिक है या बेसिक है. तो अब हम इसमें से क्या ऑब्जर्व करते हैं? We observe that sodium reacts vigorously with water. हमने क्या देखा कि सोडियम जो है वो है ना बहुत तेजी से के संग में है ना पानी के संग में रिएक्ट करता है. Some other metals do not do so. कुछ दूसरे मेटल जो है वो इस तरह से नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली. तो आयरन क्या है जो है ना सोडियम जो है आयरन जो है वो बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करता है, इसलिए धीरे धीरे रिएक्ट करता है लोहा, इसलिए उसमें क्या होता है कि वो जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है ना वो बहुत ही धीरे धीरे होती है, ठीक है. जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर. ज्यादातर नॉन मेटल्स जो होते हैं ना वो एकदम से पानी में नहीं रिएक्ट करते, पर वो क्या होता है कि ना हवा के संग में धीरे धीरे रिएक्ट कर सकते हैं. सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर. ऐसे नॉन मेटल्स जो कि हवा में रिएक्शन कर सकते हैं, पानी में रिएक्शन नहीं करते, तो उनको क्या करते हैं कि ना पानी के अंदर स्टोर करके रखते हैं.
क्योंकि पानी में तो वो रिएक्ट करेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, इट कैचेस फायर इफ एक्सपोज टू एयर। अब एक फॉस्फोरस है जो कि क्या है कि ना बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है, ठीक है। वो अगर उसको हवा में खुला रखेंगे तो वो एकदम से उसमें आग लगने लग जाती है। तो टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर, इसलिए उसका जो कांटेक्ट है हवा से ना हो, इसलिए उसको क्या करते हैं कि पानी के अंदर डाल के रखते हैं, ठीक है। और हमने जो अबाव एक्सपेरिमेंट जो किया था उसमें हमने देखा था, जब हम लिटमस पेपर से इसको टेस्ट किया था तो सोडियम जो था वो टर्न्स रेड, लिटमस पेपर ब्लू, वो लाल लिटमस पेपर ब्लू टर्न हो जाता है। इसका मतलब है कि वो नॉन बेसिक इन नेचर है, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ रिएक्शंस विद एसिड्स के बारे में। लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड। अब हम देखेंगे कि कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के संग कैसे बिहेव करते हैं। अब इसमें अपनी जो एक्टिविटी है वो 4.6 है। इसमें वार्निंग दी हुई है कि कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस, यूज टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्डर टेस्ट ट्यूब। जब हम जो ये ना एक्सपेरिमेंट करेंगे उस टाइम पे क्या करना है कि टेस्ट ट्यूब को अपने ना नाक के पास या मुंह के पास में मत रखना, उसको अपने से थोड़ा दूर रखना और उसको जो है किसी होल्डर की सहायता से जो है वो पकड़ना, हाथ से ऐसे मत पकड़ना, ठीक है। टेक सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स लिस्टेड इन टेबल 4.5। तो अब क्या करो, कुछ से ना मेटल्स ले लो और कुछ नॉन मेटल्स ले लो, जैसे कि अपने ये इसमें दिया हुआ है टेबल 4.5 के अंदर, ओके। हाँ, and label them as A, B, C, D, E and F. With the help of a dropper, add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube. मानी है ना A, B, C, D, E, F, ये इस तरह से जो इन्होंने दिया हुआ, ये मैग्नीशियम रिबन, एल्यूमिनियम फॉयल, आयरन, कॉपर, चारकोल पाउडर, सल्फर वगैरह, ये जो इन्होंने लिए हुए इनका जो क्या करना है, हमने धीरे धीरे एक बार तो रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करना है और एक बार रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने इससे करना है। और क्या करना है, इनके अंदर हमने वो डालेंगे हम, और फिर एक बार तो हम क्या करेंगे रूम टेम्परेचर के ऊपर देखेंगे कि क्या होता है इसके अंदर। अगर रूम टेम्परेचर के अंदर इनमें कुछ नहीं होता तो फिर इनको थोड़ा हम गर्म करके देखेंगे कि गर्म करने से रिएक्शन कुछ होता है। और इसी प्रकार रिएक्शन में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में भी हम यही करेंगे, पहले रूम टेम्परेचर पे देखेंगे कि इसमें कुछ चेंज आता है और फिर अगर नहीं आता चेंज तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको गर्म करेंगे, ठीक है। अब ये जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसमें ना जब सबसे पहले हमने मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट करा तो क्या हुआ, इसमें रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्ट करता है एंड गिव्स हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें रूम टेम्परेचर पे मैग्नीशियम ने क्या करा, जब हमने इसको अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाली तो क्या हुआ, ये इसमें रिएक्ट हुआ और इससे हमको क्या मिला, हाइड्रोजन मिला, ठीक है। और वार्म करा हमने, चलो थोड़ा गर्म कर ले तो रिएक्शन जो था वो तेज हो गया, ठीक है। और हमने जब इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला इसके अंदर तो रूम टेम्परेचर में भी इसमें रिएक्शन हुआ था, हाइड्रोजन गैस निकली थी और गर्म करने पे इसका रिएक्शन जो है और तेज हो गया, रैपिड हो गया, ठीक है। अच्छा, सेकंड था हमारा एल्यूमिनियम फॉयल। हमने इसको जब इसमें जब ऐड किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्या हुआ, इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकली और जब उसको गर्म किया तो तेज हो गया, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड जब इसमें हमने से रिएक्ट कराया तो भी हाइड्रोजन गैस निकली और रिएक्शन जो है वार्म करने पे तेज हो गया, ठीक है। आयरन फिलिंग्स के समय भी जो है यही काम हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं कॉपर पे। कॉपर के संग में इसका क्या रिएक्शन हुआ, कॉपर का जो था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संग में कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं हुआ, गर्म किया तो भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। परंतु जब हमने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाली थी तो क्या हुआ, वो रिएक्ट करा उसने और उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकली, जब हमने उसको वार्म किया, थोड़ा गर्म किया तो रिएक्शन जो है और रैपिड तेज हो गया, ठीक है। अब चारकोल पाउडर के संग में क्या हुआ, चारकोल के पाउडर के संग में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रूम टेम्परेचर में भी कुछ नहीं हुआ, वार्म करने पे भी कुछ नहीं हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड जब हमने मिलाई तो भी है ना रूम टेम्परेचर पे भी कुछ नहीं हुआ और वार्म करने पे भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब जब है ना हमने इसमें सल्फर पाउडर मिलाया तो भी किसी भी केस में कुछ भी रिएक्शन जो है इसमें नहीं हुआ, ठीक है। तो अब इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि मेटल्स यूजुअली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। तो मेटल्स जब होते हैं ना उनको उनको जब मिलाया जाता है तो मेटल्स क्या करते हैं, जब डाइल्यूट एसिड्स वगैरह में उनको मिक्स किया जाता है तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं,
इनमें निकली थी ना हाइड्रोजन गैस, किस किस में निकली थी? अपने मैग्नीशियम में, एल्यूमिनियम में निकली थी ना, इन दोनों में, और आयरन में। मैग्नीशियम में, एल्यूमिनियम में और आयरन में, ये जो तीन थे ये मेटल थे, इसलिए इन्होंने क्या करता हाइड्रोजन गैस निकाली थी। तो आपको पता लग गया, इससे क्या पता लगा कि मेटल्स जो है ज्यादातर जब इनको हमें ना डाइल्यूट एसिड्स के संग में हम मिलाते हैं। देखो दोनों डाइल्यूट है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से हमने रिएक्शन किया था। तो क्या हुआ, जब मेटल्स जो होते हैं वो एसिड्स के संग रिएक्शन करते हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं, वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, ठीक है, डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। व्हाइल नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, और जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के संग में कोई रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर जो है वो है ना क्या करता है कि है ना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के संग में तो कोई रिएक्शन नहीं करता, परंतु वो सल्फ्यूरिक एसिड के संग में रिएक्शन करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो था ये रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद एसिड्स जो था ये हमारा फिनिश हुआ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं हमारे इस पे चैप्टर पे। ये हमारे एक्टिविटी जो अब चालू हो गई है 4.7 पे हम आ गए, ठीक है। अब इसमें 4.7 में एक्टिविटी में क्या है, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ टीचर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, care should be taken that pellets of sodium hydroxide are handled with a plastic spatula. Prepare a fresh solution of sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3 to 4 pellets of it in 5 ml of water. अब हमने क्या करना है, फ्रेश ताजा सोडियम सॉल्यूशन बनाना है हमने, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 से 4 टुकड़े जो है पैलेट्स जो हैं वो इसके लेंगे, सोडियम के लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लेंगे, और उसमें उसको 5 ml जो है वाटर के अंदर जो है इसको मिक्स कर देंगे। ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, उसके अंदर एक एल्यूमिनियम फॉइल का टुकड़ा डाल देंगे। ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ऑब्जर्व केयरफुली। अब उसके पास में क्या करें, उसके टेस्ट ट्यूब के पास में आप क्या लेके आए, माचिस की तीली जला के उसको पास में लेके आए। तो तुम लोग क्या ऑब्जर्व करोगे, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, तो हम देखेंगे कि ना व्हाट डज, उसमें तो पॉप करके आवाज निकलने लगेगी, क्या पॉप के आवाज के संग में कुछ निकलेगा। व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट, एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। उसमें से जब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलेगी, तो उससे क्या होता है कि पॉप की आवाज आती है, ठीक है। मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के संग में रिएक्ट करते हैं और उससे क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसेस आर कॉम्प्लेक्स। नॉन मेटल्स का रिएक्शन जो बेस के संग में जब होता है तो वो क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके का होता है, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिकॉल द एक्टिविटी of the reaction between copper sulfate and iron that you performed in class 7. Let us observe some reactions of that kind. अब हम तुमने ना एक्टिविटी की होगी अपने 7th क्लास में, कॉपर सल्फेट की और आयरन के रिएक्शन के को रिएक्ट करा के तुमने कराया होगा, यानी 7th क्लास में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उस प्रकार की कुछ जो है एक्टिविटी को ना हम दोबारा से करेंगे, देखेंगे कि उसका भी क्या रिजल्ट आता है, क्या डिस्प्लेसमेंट होता है कि क्या डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा रीड आउट कर देती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। टेक 500 ml beakers and label them A, B, C, D and E. चलो आप लोग इसमें फिगर में देखते जाओ, देखो इसमें A, B, C, D, E हमने क्या करा है, 5 बीकर ले लिए, ठीक है। इनके अंदर 100 ml जो है ये 100 ml के बीकर हैं, ठीक है। अच्छा, टेक अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन ईच बीकर, हर बीकर के अंदर 50 ml जो है हम इसमें पहले पानी डाल देते हैं, डाल दिया हमने पानी, ठीक है। डिजॉल्व इन ईच बीकर a teaspoonful of each substances as indicated in figure 4.6a. अब इनके अंदर क्या करना है, हमने एक टीस्पूनफुल चम्मच भर के, एक चाय की चम्मच आती है ना वो भर के हमें ये जो सब्सटेंस मैं बता रही हूँ ना वो सब्सटेंस उसके अंदर जो है हमने ऐड करना है, ठीक है।
कीप द बीकर्स अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, बीकर ए के अंदर हम क्या देखते हैं, देखो सुनो, इसमें हमने क्या करा है, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक ग्रेन्यूल इसमें डाल दिया। हमने क्या करा, कॉपर डाला है इसके अंदर, और हमने इसमें अंदर क्या करा, ZnSO4 सॉरी CuSO4 प्लस जिंक डाला है हमने। ठीक है, बीकर सेकंड के अंदर क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस आयरन नील डाला है, लोहे की कील या कुछ भी, Fe डाला है। ठीक है, एक में जिंक ग्रेन्यूल डाले हैं, एक में आयरन नील डाला है। बीकर सी में हमने क्या करा है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर ट्यूमिंग्स, मतलब कि ट्यूमिंग्स में कॉपर के टुकड़े डाले। बीकर डी में हमने डाला है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर ट्यूमिंग्स। बीकर ई में हमने डाला है जिंक सल्फेट प्लस आयरन नील। तो अब क्या होगा, देखो हमने ये तो डाल दिया, इसके अंदर क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो होता है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होता है, देखो जैसे बीकर ए है ना, इसमें अपने क्या कॉपर सल्फेट माने CuSO4 प्लस Zn जो है वो जिंक का होता है। ठीक है, तो अब क्या है कि CuSO4 है और प्लस जिंक है। अब क्या होता है कि जिसकी ताकत ज्यादा होती है, वो जो ज्यादा एक्टिव होता है, वो क्या करता है, जो कम एक्टिव वाला होता है उसको हटा के उसकी जगह पे वो खुद आ जाता है। अब कैसे आया, देखो जी CuSO4 प्लस Zn था, तो Cu से Zn की जो है ना एक्टिवनेस जो है वो ज्यादा है, तो Zn क्या करता है, Cu को तो हटा देता है, चल हट, और ZnSO4 बना देता है, क्या करता है, और Cu को अलग कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जिंक सल्फेट बन जाता है। देखो कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है ना वो ब्लू होता है। ठीक है, जब उसके अंदर जिंक मिला देते हैं तो जिंक क्या करता है, कॉपर सल्फेट को तोड़ के ZnSO4 बना देता है, और ZnSO4 का कलर जो होता है वो कलरलेस होता है, क्या होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, और कॉपर कॉपर जिसका कलर की ना रेड होता है, वो इस तरह उस वे में अलग हो जाता है। ये रिएक्शन आपको दिख रही है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोस, कॉपर सल्फेट का CuSO4 है प्लस Zn जिंक है, तो अब क्या हुआ कि जिंक इसमें Zn जो था वो SO4 से मिल गया, ZnSO4 बन गया उससे, प्लस कॉपर जो है रेड कलर का है वो अलग हो गया। ठीक है, मतलब कि जो एक्टिव मेटल ज्यादा होता है वो क्या करता है, जो कम एक्टिव वाला होता है उसको हटा के उसकी जगह पे वो आ जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमारा जो है एक सेकंड है, उसमें क्या है, बेकर बी में क्या था, कॉपर सल्फेट था प्लस आयरन नील था। ठीक है, तो आयरन का जो था ना फॉर्मूला होता है वो होता है Fe। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का क्या था, CuSO4। ठीक है, और उसका क्या है, Fe है। तो अब क्या होगा कि है ना, कॉपर सल्फेट आयरन नेल की जो है ना एक्टिवनेस वो ज्यादा है, इसलिए वो क्या करेगा, कॉपर को हटा के SO4 में उसकी जगह ले लेगा, तो इसमें बन जाएगा हेलो, हाँ, तो अब क्या है कि कॉपर सल्फेट तो हट जाएगा और उसकी जगह पे आयरन ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और कॉपर जो है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन आपको समझ में आ गए। अच्छा, इन दो में तो ये रिएक्शन हो गए। अब क्या है कि बीकर C, D और E, इसके अंदर तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। कोई रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, देखो इसमें क्या था, जिंक सल्फेट था, ZnSO4 प्लस कॉपर ट्यूनिंग था, Cu था। अब क्या है कि है ना, Zn जो है उसकी जो है ना एक्टिवनेस जो है वो ज्यादा है, कॉपर की कम है, तो क्या होता है, कॉपर जब कमजोर है तो वो Zn को कैसे डिस्प्लेस करेगा, तो वो Zn को डिस्प्लेस जो है वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, ZnSO4 जो है वो ऐसे कैसे बना रहता है। ठीक है, अब बी का डी के अंदर क्या है, आयरन सल्फेट है, मतलब कि FeSO4 है प्लस कॉपर ट्यूनिंग से Cu कॉपर हो गया, परंतु यहाँ पे भी जो आयरन की जो है वो ज्यादा एक्टिव है, वो तो उसके है ना कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है, तो है ना कॉपर जो है उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता, तो वो FeSO4 ही बना रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। और इसी प्रकार बीकर ई के अंदर क्या होता है, जिंक सल्फेट, मतलब कि ZnSO4 प्लस आयरन नील मतलब Fe है, तो जिंक सल्फेट के अंदर जो है Zn की जो ताकत है वो आयरन से ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए थर्ड वाले में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, उसने उसकी दूसरे की जगह जो है वो नहीं ली, रिएक्शन जो है ऐसे कैसे ही रहा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। ठीक है,
तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो तभी होता है जब क्या होता है, मोर रिएक्टिव जो मेटल होता है ना, वो जो कमजोर वाला कम रिएक्टिव मेटल होता है उसको वो हटा देता है. अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन इजीली रिप्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, बट अ लेस रिएक्टिव वन कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल. ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो वो होता है. ओके, अच्छा, अब आपको है ना इसका है ना, मैंने एक है ना पीडीएफ और भेजा है जिसके अंदर जो है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल दी हुई है मैंने, कि सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा है, उसके बाद कौन सा आता है, उसके थर्ड नंबर पे कौन सा आता है, फोर्थ नंबर पे. तो इस प्रकार से जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अगर उसके नीचे वाला है तो फिर है ना वो कम रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव वाला डिस्प्लेस उसको तो हटा देगा, रिएक्टिव वाला जगह ले लेगा उसकी. ठीक है, तो इसकी जो पूरी लिस्ट है वो भी मैं आपको भेज दूंगी. ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट हम आते हैं वो है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब हमने क्या करना है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ है ना यूजेस को हम पढ़ते हैं, समझते हैं. यू शुड बी एबल टू गेस व्हाई मेटल्स आर यूज्ड in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, etc. You are also familiar with the use of some non-metals. Here are some interesting ones. We are sure that you will guess them right. ठीक है, अब क्या है कि आपको पता लग गया होगा कि अब मेटल्स वगैरह का जो कहाँ का यूज किया जाता है, मशीनरी वगैरह में, ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स बनाने में, ट्रेन्स वगैरह में, सैटेलाइट में, इंडस्ट्रियल गैजेट मतलब इंडस्ट्रियल का जो पुर्जे वगैरह होते हैं उनके लिए, कुकिंग के बर्तन बनाने के लिए, वाटर बॉयलर बनाने के लिए. ठीक है, और आप अब ये भी समझ गए होंगे कि नॉन मेटल्स का उपयोग जो है वो कहाँ पे होता है. अब हम कुछ उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो है वो देखते हैं. ठीक है, तो इंटरेस्टिंग बातें क्या क्या है, नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर अवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग. ठीक है, तो क्या है, नॉन मेटल्स जो है वो हमारे लिए बहुत इसेंशियल है, क्योंकि हम उसके ना जब हम सांस लेते हैं तो हम उस टाइम पे उसको इनहेल करते हैं, हमारे अंदर लेते हैं. नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट. नॉन मेटल्स का यूज जो है वो फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए काम में लिया जाता है. नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. नॉन मेटल्स का उपयोग जो है वाटर को प्यूरिफिकेशन करने में भी किया जाता है. और non-metals used in the purple colored solution which is applied on wounds on an as an antiseptic. मतलब कि नॉन मेटल्स जो है वो एक प्रकार का है उसको सॉल्यूशन बना के यानी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन की तरह भी वो काम करता है. नॉन मेटल्स को पटाखे बनाने के काम में लिया जाता है. यू में add some more uses of metals and non-metals from your experience. तो अब आप लोग क्या कर सकते हो कि इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो और भी यूजेस है उनको अगर आपको पता हो तो आप उनको आराम से इसके अंदर जोड़ सकते हैं. ठीक है, तो with this now we end our chapter here. I hope you might have understood the chapter well. ठीक है, इसमें एक आगे जो है ये नेक्स्ट पेज पे जो है हमारे इसमें एक इसने पहली पूछ रही है क्वेश्चन, आई हर्ड दैट मैग्नीशियम इज फाउंड इन प्लांट्स, इन व्हाट फॉर्म इज इट फाउंड इन देम. तो वो कहती है कि ना मैग्नीशियम जो है वो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, तो वो प्लांट्स के अंदर किस रूप में पाया जाता है. तो इन प्लांट्स मैग्नीशियम इज फाउंड इन इट्स ऑक्साइड फॉर्म. प्लांट्स के अंदर मैग्नीशियम जो है उसके ऑक्साइड फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, अब क्या है, एक इसने बूझो ने भी क्वेश्चन पूछ लिया, द डॉक्टर रिपोर्टेड आयरन डिफिशियंसी इन माय बॉडी, वेयर इज आयरन इन माय बॉडी. वो कहता है कि डॉक्टर ने मेरे को बोला है कि तुम्हारे अंदर आयरन की कमी है, तो मेरे अंदर आयरन जो है वो कहाँ है. तो आयरन पता है कहाँ है, आयरन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अवर ब्लड. आयरन जो है वो मेन कंपोनेंट है किसका, हमारे ब्लड का जो है मेन एक बहुत ही आवश्यक कंपोनेंट है. ठीक है, तो विद दिस टुडे आई end this chapter here. Hope you would have understood the chapter well. So have a good day. Take care. Bye.